गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और बजट और भारतीय भाषा ज्ञान, तो ये तीनों टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज ध्वज क्या है? तिरंगा है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है? 3:2 है। लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 होना चाहिए अनुपात में। तिरंगा के बीच एक चक्र जिसका रंग नीला है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है। इसके 24 तिलियां हैं। इसमें कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिगली वेंकैया ने किया था। इसकी ध्वज का जो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? पिगली वेंकैया ने। ध्वज का जो प्रारूप संविधान निर्माता सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। मतलब जो संविधान प्रारूप थे, मतलब प्रारूप संविधान थे, उन निर्माताओं ने 22 जुलाई 1947 में ध्वज को अपनाया था। भारत भारत का जो झंडा था, झंडा का जो गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसका रचना किसने करा था? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। जो रचना किसने किया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा का? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है। इसके बाद है शक। शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। मतलब शक संवत जो है, जैसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, इसे कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो माह शुरू होता है चैत्र तथा अंतिम माह क्या होता है? फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। मतलब भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। जो सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। मतलब जो सारनाथ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, मतलब सारनाथ ये कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। और ये कहाँ पे अंकित है? ये सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, इसे कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। मतलब जो राष्ट्रीय चिन्ह का जो राष्ट्रीय चिन्ह का जो स्तंभ है, मूल स्तंभ, उसमें 4 सिंह है। रविंद्रनाथ टैगोर ने रचित जनगण मन, रविंद्रनाथ का जो जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है, इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान अपनाया और स्वीकार किया। जो 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय गान स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान जो है उसे सर्वप्रथम हम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन कोलकाता अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त ने गाया गया। मतलब ये राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 2011 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, वहाँ पे जो अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त में गाया गया था। वहीं पे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में तत्वबोधिनी की जो पत्रिका है उसी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जो प्रकाशित किया और तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम हमसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। मतलब जो राष्ट्रीय गान है ना, उसने रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। फिर 1919 में मॉर्निंग शो ऑफ जो इंडिया है, इसे अंग्रेजी में अनुवाद करके इसे वहां पे प्रकाशित कर दिया। मतलब पहले किया था किसमें? तत्वबोधिनी पत्रिका में, फिर किया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया।
जो अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित किया था। और उसके बाद है इसके बाद है राष्ट्रीय गान गाने का जो समय है वो 52 सेकंड है। 52 सेकंड है राष्ट्रीय गान गाने का समय। इसके बाद है बांग्ला साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचित वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत स्वीकार कर लिया। तो जो बांग्ला साहित्य से बंकिम चंद्र चटर्जी है वंदे मातरम इसे भी राष्ट्रीय संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 में इसे भी स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय गीत इसका जो प्रथम प्रकाशन कब हुआ था 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। मतलब जो राष्ट्रीय गीत है इसका जो प्रथम प्रकाशन कब हुआ था 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है इस उपन्यास पे आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत का सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष इसमें कौन था रहमतुल्लाह सयानी। ये कलकत्ता अधिवेशन में इसे भी गाया गया था। इसे कब गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान जो है वो कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। ऐसे ये पहले 1896 में। हाँ इसमें कौन था अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रीय गान प्रथम गायक कौन थे राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे ओकारनाथ ठाकुर थे। ठीक है। राष्ट्रीय गीत का जो प्रथम गायक कौन था ओकारनाथ ठाकुर थे। इसके धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। इनका जो धुन था वो जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रीय गीत का जो अंग्रेजी अनुवाद है अरविंद घोष था। उर्दू अनुवाद अरशद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। मतलब जो अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था राष्ट्रीय गीत का अरविंद घोष और उर्दू में आरिफ मोहम्मद खान ने। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। मतलब राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड और राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड। संसद के अधिवेशन में संसद का जो अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय फूल क्या है पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा बाघ है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय फल क्या है आम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है बरगद। गंगा डॉल्फिन को 2009 में गंगा में जो डॉल्फिन है 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पुष्प क्या है मोर। राष्ट्रीय पुष्प बोलेगा तो कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ जो बंगाल टाइगर है बाघ। और राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और राष्ट्रीय जलीय जीव बोलेगा तो वो गंगा डॉल्फिन। फिर से एक बार राष्ट्रीय पुष्प हो गया कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। और राष्ट्रीय फल आ गया आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव। तो ये हमारा टॉपिक हम लोग देख लिए राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक वाला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट देख लेते हैं। बजट शब्द का बजट शब्द जो है फ्रेंच से लिया गया था। फ्रेंच शब्द का बजट से लिया गया था। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका अर्थ क्या होता है चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आयव्यय में प्रारंभ हुआ था। आयव्यय के लिए बजट शब्द का प्रयोग हुआ था 1803 में। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है। बजट का जो प्रारंभ है वो इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत से वायरस कैनिंग को जाता है। बजट शब्द का जो शुरुआत से इन्होंने किया था। भारत में बजट प्रणाली का जो संस्थापक है वो जन्मदाता का जेम्स विलियम्स जो है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक है। संविधान का जो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट का तैयार हुआ है।
ठीक है। राज्य सरकार ने बजट संबंध राज्य सरकार जो थे राज्य सरकार ने बजट के संबंध में व्यवस्था में अनुच्छेद 202 में है। राज्य सरकार का जो बजट है उसका कितना अनुच्छेद में 202 और भारत में जो वार्षिक इसमें है संविधान में 112 में केंद्र का बजट समवर्ती सूची में आता है। जो समवर्ती सूची में आता है, ना केंद्र में ना राज्य में, समवर्ती में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश किया जाता है और जो वर्ष 2017-18 में जो सामान्य बजट है वो वित्त मंत्री फरवरी माह में, जैसे हर वर्ष में जो वित्त मंत्री फरवरी माह में परिणाम के प्रथम कार्य दिवस के पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश किया जाता है। मतलब फरवरी का जो माह होता है उसका अंतिम दिन जो होता है उसी को ये पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। वित्तीय वर्ष का वैसे प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्यतः बजट से अलग एक बार समिति ने संतुष्टि पर 1924-25 में किया गया था। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया था? 1924-25 में एक बार समिति के सिफारिश में। फिर 2017 में भाजपा की सरकार ने पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया रेल बजट को। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947 में। किसने पेश किया? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत में किसे पेश किया था? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। जॉन मथाई ने वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ जॉन मथाई को। उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा बार बजट को पेश किया था करने वाले थे मोरारजी देसाई, 10 बार किए थे। ठीक है, इन्होंने 10 बार किया था। भारत सरकार के जो बजट के आंकड़े हैं, कुल व्यय कुल प्राप्ति के बीच का अंतर क्या होता है? बजटीय घाटा। जो भारत सरकार का जो बजट का आंकड़ा है उसमें जो व्यय हुआ या कुल प्राप्ति हुआ उसका बीच का जो अंतर होता है तो बजटीय घाटा होता है। आउटकम बजट पहली बार आउटकम जो बजट है वो पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। आउटकम बजट जो है पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित जो बजट है का अर्थ है हर बार शून्य आधारित बजट का जो अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। शून्य आधारित बजट हर बार बिल्कुल नए तरह से बजट तैयार किया जाता है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम भारत में जो शून्य आधारित बजट है उसे राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। बजट जो है पूर्व आर्थिक समिति केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट का जो आर्थिक समिति का केवल है समीक्षा के लिए केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति में लागू करने के घोषणा किया था। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर जो है का संतुलित 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। लक्ष्मीकांत झा समिति ने भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर जो है वो किसने दिया था? संतुलित लक्ष्मीकांत झा समिति ने 1976 में। वैट जो है वैट का संबंध है बिक्री व्यापार कर। वैट का किसे संबंधित है? बिक्री व्यापार कर से। जो बिका या बिक्री के व्यापार पर कर लगा उसे संबंधित है वैट। कर को ढकने का सुधार कर के ढांचे में सुधार हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। ठीक है, कर के ढांचे का सुधार हेतु चेलैया समिति का जो गठन वो अगस्त 1991 में हुआ। वैट जो है मूल्यवर्धन का सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? वैट का जो मूल्यवर्धन कर है, वैट क्या है? मूल्यवर्धन कर है। इस सर्वप्रथम लागू किस देश ने किया? फ्रांस ने। कब किया?
1954 में किया। ठीक है, बैट क्या है, मूलवर्धन कर है। इसका सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया फ्रांस ने। और कब किया, 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी में किया। भारत में बैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। भारत में बैट कब लागू हुआ था, ये भारत में बैट कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। सैनबेट सैनबेट जो है, सैनबेट का जो उत्पादन कर से संबंधित, सैनबेट किससे है, सैनबेट उत्पादन कर से संबंधित है। सैनबेट उत्पादन कर से संबंधित है। भारत में सेवा कर 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ है। भारत में जो सेवा कर है वो कब से प्रारंभ हुआ है, 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ है। सैनबेट क्या उत्पादन कर है और भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, भारतीय भाषा ज्ञान। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग देखते हैं। संविधान में भाग 17 में भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी घोषित कर दिया गया है। जो भारत की जो राजभाषा है हिंदी लिपि देवनागरी घोषित कर दिया गया। संघ की जो राजभाषा है के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में मान्यता प्रदान किया गया। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में मान्यता प्रदान किया गया है। भारत में सर्वप्रथम बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी, दूसरा बांग्ला है। सबसे जो ज्यादा बोला जाता है वो पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला। तेलुगु भाषा इटालियन ऑफ द इंडियन कहा जाता है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाब गुरुमुखी लिपि, पंजाबी क्या है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किस में लिखा जाता है, गुरुमुखी लिपि में। संविधान में अष्टम अनुसूची में 22 जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा को मान्यता के मूल। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तो 14 था, बाद में संविधान संशोधन करके 22 भाषाएं हो गई। अभी 22 भाषा है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा जो का आयोग है उसका जो गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर है। इसका अध्यक्ष कौन है, बीजे खैर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा अंग्रेजी ही बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में, जिसे वहाँ राजभाषा दर्ज कर दिया गया अंग्रेजी को। भारत में 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा, 6 भाषा जो है उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। एक तमिल हो गया, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, ये 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 2004 में तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले तमिल को ही शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया गया है, दर्जा दिया गया है। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा को दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने में वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत कब इन्होंने प्राप्त हुआ, 1968 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम हिंदी लेखक है सुमित्रा नंदन पंत थे। इन्हें कब प्राप्त हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1968 में। आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, पाणिनि। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है, मनु। महाभारत का जो रचयिता वेद व्यास थे।
विश्व का आदि महाकाव्य रामायण, आदि महाकाव्य बोलेगा तो रामायण हो जाएगा, एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है, क्योंकि रामायण का जो रचना किया था, जो लिखे थे वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और रामचरित जो मानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का जो बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा में इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन से। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। सुमित्रा नंदन पंत जो है सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व में सबसे प्राचीनतम भाषा सुमेरियन है। विश्व में सबसे प्राचीनतम भाषा सुमेरियन। विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कलम की सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा था? नागार्जुन को। भारत का जो आइंस्टीन है नागार्जुन को कहा था। नागार्जुन किसके दरबार में होते थे? कनिष्क। ठीक है। और कलम का जो सिपाही है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र। हिंदी आंसू लिपि के जनक कौन थे? राधेलाल द्विवेदी। हिंदी आंसू लिपि के जनक कौन है? राधेलाल द्विवेदी। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना जो गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। कब किया था? 450 ईस्वी में। जो विश्वविद्यालय भारत का प्रथम जो देश का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना किया था। स्थापना किया था, और कब किया था? 450 में, 450 ईस्वी में। जबकि पुनर्जीवित किसने किया था? पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था। मतलब पुनर्जीवित किसने कराया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। पुनर्जीवन जो नालंदा का किया था वो धर्मपाल ने, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो बनवाया, जो उसका संस्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था 9वीं सदी में। ठीक है, 9वीं सदी में किया था। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र भारत में हुआ था। पहला जो प्रथम जो हिंदी जो सम्मेलन है विश्व हिंदी सम्मेलन वो 1975 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र भारत। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र नागपुर में हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस किसे कहा जाता है? हैदराबाद में। केंद्रीय भाषा व विदेशी भाषा जो है का जो संस्थान है वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।